So hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our history class जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। तो इसमें हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट कर लिया है और इसके टॉपिक को अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तुम भी जब हम रीडिंग करवा चुके पढ़ा चुके हैं उसके बाद खुद से एक बार रीडिंग कर लिया करो और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लगे, जो भी सेंटेंस न क्लियर हो उसे पूछ लिया करो भाई शाम को। ठीक है, वरना पढ़ाई का मतलब नहीं रहेगा यदि तुम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करोगे। तो चलते हैं आज अपने थर्ड वीडियो की तरफ और देखते हैं हमें क्या पढ़ना है। फुल कंसंट्रेट होकर के आ जाइए जिससे आज की कहानी को हम लोग अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमें डिस्कस क्या क्या करना है आज। चैप्टर नंबर 4 फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। पहला टॉपिक पूरी तरीके से हम लोगों ने देख लिया है। सेकेंड टॉपिक में लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, कल लास्ट टॉपिक अपना कवर नहीं हो पाया था, टाइम्स अप हो गया था। तो आज हम लोग देखेंगे न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज। ठीक है, कि ये जो कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री आई थी, जो कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री बहुत सारे एक्ट बने हुए थे, फॉरेस्ट एक्ट बने हुए थे, तो उससे नए ट्रेड कौन से हुए, नई एम्प्लॉयमेंट लोगों को कौन सी मिली और नई सर्विसेज कौन कौन सी सेवाएं कौन कौन से लोगों को मिली हैं, ये चीजें इस टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, जंगल में विद्रोह। जंगल में क्या हो गया, विद्रोह हो गया। तो वो क्यों हुआ और पीपल ऑफ बस्तर, बस्तर के निवासी क्यों उसमें इन्वॉल्व थे, द फियर्स ऑफ द पीपल, और लोगों के अंदर क्या डर था। ठीक है, तो ये चीजें आज हम लोग देखने चल रहे हैं। तो चलिए भाई आ जाते हैं अपनी एनसीईआरटी पे। न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट्स एंड न्यू सर्विसेज का। ठीक है, बीच बीच में कुछ थोड़े बॉक्स वगैरह ये रहते हैं, येलो बॉक्स, कुछ ब्लू बॉक्स, लाइट ब्लू, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लिया। ठीक है, और शाम बताया कि सर इसमें क्या हमने नया देखा, कौन सी कहानी पढ़ी हमने। तो आइए भाई, हम देखने चल रहे हैं न्यू ट्रेड, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। While people lost out in many ways after the forest department took control of the forest, some people benefited from the new opportunities that had opened up in trade. कहे जो फॉरेस्ट एक्ट वगैरह आया हुआ था, इससे ज्यादातर लोग क्या हुए, ज्यादातर लोगों की जॉब चली गई, ज्यादातर लोगों का जो काम धंधा था वो बंद हो गया। लेकिन कुछ ऐसे पर्सन थे, मतलब कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको इस अवसर में, ये जो आपदा आई, ये दिक्कत आई, इसमें अवसर मिला, अपॉर्चुनिटी मिली अपने आप को कुछ एम्प्लॉयमेंट देने की। वो कौन सा था देखते हैं। मेनी कम्युनिटीज लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग क्या किए, जो उनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन था, जो उनके बाप दादा करते हुए आए थे, उसको लेफ्ट करके ट्रेडिंग करना शुरू किए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट के साथ ट्रेडिंग करना शुरू किए। दिस हैपेंड नॉट ओनली इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड। ये सिर्फ इंडिया में ही, पूरे वर्ल्ड में लगभग हुआ। फॉर एग्जाम्पल, विद द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फॉर रबर इन द मिड 19th सेंचुरी, फॉर द ग्रोइंग ऑफ रबर इन द mid 19th century, the Munduruku peoples of Brazilian who lived in villages on high ground and cultivated manioc began to collect latex from wild rubber trees for supplying to traders. तो ब्राजील में क्या है, एक जाति रहती है जिसका नाम है मुंडुरुकू। ठीक है, उनका स्पेशल नाम है मुंडुरुकू। तो इन्होंने क्या किया, जो अमेजन में क्या कहते हैं, वहां से मैनियोक को कल्टीवेट किया। मैनियोक भी एक फसल टाइप का है, उसको कलेक्ट किया और मतलब उसको कल्टीवेट किया और उससे लेटेक्स निकाल करके इन्होंने क्या किया, ट्रेडर्स को सप्लाई करना शुरू किया। तो उससे एक नई
opportunity, ठीक है. Gradually they descended to live in trading posts and became completely dependent on traders. तो धीरे धीरे करके ये जो पर्सन्स थे कि completely ट्रेडिंग करने के ऊपर आ गए, ठीक है, और कोई भी इनको एम्प्लॉयमेंट दिख रहा था. In India, the trade in forest products was not new. From the medieval period onwards, we have recorded Adivasi communities trading elephants and other goods like hides, horns, silk, cocoons, ivory, bamboo, spices, grasses, gums, and resins through nomadic jaras. कह रहे हैं ये जो अपने यहाँ ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये कोई नया नहीं था. ये जो व्यापार करने का कॉन्सेप्ट था ये कोई नया नहीं था, ये बहुत ही पुराना है. मेडुअल इंडिया, ठीक है, मध्यकालीन भारत की बात करें तो उस समय के आदिवासी लोग भी एलिफेंट्स ट्रेडिंग, एलिफेंट्स मतलब एलिफेंट के साथ ट्रेड करते थे. हॉर्न्स, कोकून्स, यहाँ पे कई सारी चीजें दी हैं. स्पाइसेस की बात किया है तो इसको ये लोग नोमैडिक बन करके, बंजाराज मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान घूम घूम करके ट्रेड करते थे इंडिया वाले. विद द कमिंग ऑफ द ब्रिटिश, with the coming of the British, however, trade was completely regulated by the government. The British government gave many large European trading firms the sole right to trade in the forest products of particular areas. लेकिन ब्रिटिश के आने से क्या फर्क पड़ा कि ट्रेड पूरे की पूरी तरीके से रेगुलेशन जो इस पर गवर्निंग बॉडी थी वो थी गवर्नमेंट, ठीक है, वो उस समय की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया में वो इसको गवर्न कर रही थी. और पूरा का पूरा उसने राइट दे दिया था यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म को, ठीक है, वहां की कंपनियों को ये अधिकार दिया था कि आप ही इसके पूरे अधिकारी हैं, आपको जिस तरीके से रेगुलेट करना हो करिए, हमको मुनाफा चाहिए. Grazing and hunting by local people were restricted. In the process, many pastoralists and nomadic communities like the Kurawa, Karacha, Yarukula of the Madras Presidency lost their livelihood. तो इस तरीके से करने में जो ग्रेजिंग और हंटिंग का जो यहाँ के विलेजर्स करते थे, यहाँ के जो आम आदमी थे वो करते थे, उसको पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया. तो इससे क्या हुआ, बहुत से ऐसे जो पशु को पालते थे, ठीक है, पैस्टोरलिस्ट पशु को पालते थे, जो उनकी लाइवलीहुड, उनकी जो मतलब जीवन की जो मतलब जिस तरीके से वो जीवन यापन कर रहे थे, जिस तरीके से जिंदगी बिता रहे थे, उस पर काफी इफेक्ट पड़ा. वो अपनी लाइवलीहुड को लॉस्ट कर दिए, खो दिए. Some of them began to be called criminal tribes and were forced to work instead in factories, mines and plantation under government supervision. और कुछ को ये लोग क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम से जान रहे हैं, क्रिमिनल ट्राइब्स कह रहे हैं ब्रिटिशर्स, और उनको फोर्सफुली वर्क कराया जाता था फैक्ट्रीज में, माइंस में, प्लांटेशन करने में कि भाई साहब प्लांटेशन करिए, जिससे ये बड़े होंगे तो फिर इन्हें कट करके हम अपने यूज में लेंगे. ये सब गवर्नमेंट के सुपरविजन में होता था, ठीक है. क्रिमिनल ट्राइब्स को ये लोग फोर्सफुली काम कराते थे फैक्ट्रीज, माइंस और प्लांटेशन कराने में, उनकी इच्छा हो या फिर ना हो. New opportunities of work did not always mean improved well-being for the people. In Assam, both men and women from forest communities like Santhalas and Orayans from Jharkhand and Gonds from Chhattisgarh were recruited to work on tea plantation. कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि नए नए अवसर मिल रहे हैं तो यहाँ की लोगों की जिंदगी बेहतर हो रही है, ऐसा होना जरूरी नहीं है. भाई अवसर मिल रहा है, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन वो आपके करंट सिनारियो से भी बदतर है, तो क्या ही मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी का. जैसे यहाँ पे असम की बात कर रहे हैं तो यहाँ मेन और वुमेन दोनों को क्या कराते थे ये लोग, टी प्लांटेशन में काम कराते थे, चाय की खेती में काम करवाते थे. द वेजेस वर लो एंड कंडीशन ऑफ वर्क वर वेरी बैड. जो पैसा मिलता था इन लोगों को बहुत ही कम था और वहां की कंडीशन बहुत ही बुरी थी प्लांटेशन करने में. They could not return easily to their home villages from where they had been recruited. वो अपने villages नहीं आ पाते थे जहां उनकी नियुक्ति हुई है, जहां पे उनको नौकरी दिए हैं ये लोग, वहां से वापस अपने गांव नहीं आ पाते थे इजीली, ठीक है. तो उनके लिए बड़ी दिक्कत थी. भाई अपने हम घर से जुड़े होते हैं तो एक सपोर्ट मिलता है, ठीक है. तो इस तरीके से हम देखें कि कई सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, कैसे तरीके से ट्रेड हुआ, कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट हुई और कौन सी सर्विसेज लोगों को मिली, ठीक है.
भले वो उनको पसंद नहीं आई, इंडिया के पर्सन्स को पसंद नहीं आई, लेकिन लेकिन इंग्लैंड वालों ने दिया, ठीक है, अपॉर्चुनिटी दिया। चलो भाई आगे, रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, अब होगा जंगल में विद्रोह। जो जंगल का ये इतना एक्ट बना, ये यहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया, तो क्या हुआ, विद्रोह हुआ। In many parts of India and across the world, forest communities rebelled against the changes that were being imposed on them. The leaders of these movements against the British, like Sidhu and Kanu in the Santhal Parganas, Birsa Munda of Chota Nagpur, or Alluri Sitaraman Raju of Andhra Pradesh are still remembered today in songs and stories. कह रहे हैं कि जो ये फॉरेस्ट एक्ट आया, इसका विरोध करने के लिए इंडिया के कई सारे पार्ट में रिबेलियन हुई, ठीक है, मतलब कि विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह में जिनका नाम सामने आता है, जिन्होंने विद्रोह किया, तो उसमें यहां पर देखिए कुछ नाम लिखा गया है। सिद्धू एंड कानू इन द संथाल परगनास। सिद्धू एंड कानू को याद कहता है, बिरसा मुंडा नाम सुने होंगे, छोटा नागपुर के बिरसा मुंडा, इन्होंने रिबेल किया इस फॉरेस्ट एक्ट के खिलाफ। और अलूरी सीतारमन राजू ये आंध्र प्रदेश के थे। इनको आज भी हम लोग कहानियों और कविता में याद करते हैं। वी विल नाउ डिस्कस इन डिटेल वन सच रिबेलियन विच टूक प्लेस इन किंगडम ऑफ बस्तर इन 1910। अब हम लोग यहाँ पर बस्तर की कहानी पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी कहानियां जब रिबेलियन हुआ था, लेकिन उसमें से एक बस्तर में जो रिबेलियन हुआ वो कैसे हुआ ये देखने चल रहे हैं। चलिए भाई, बस्तर कहाँ है, सबसे पहले जान जाते हैं उसकी लोकेलिटी, उसके रीजन, किसके आसपास है। बस्तर इज लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दक्षिण दिशा में ये बस्तर है। एंड बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के दक्षिण की तरफ और आंध्र प्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है। The central part of Bastar is on a plateau. To the north of this plateau is the Chhattisgarh plain and to its south is the Godavari plain. ये जो प्लेट्यू है, सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर है, ये एक प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है, पहाड़। पहाड़ का मतलब ये समझ लो कि पठार है, प्लेट्यू है, पठार होता है। पहाड़ जानते हो, जो हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, तो उनसे हाइट में कुछ कम, उसको हम कह देते हैं प्लेट्यू। तो जो सेंट्रल पार्ट ऑफ बस्तर है, बस्तर का जो केंद्रीय बिंदु है, बीच का पोर्शन है, वो प्लेट्यू का है। और इस प्लेट्यू के टू द नॉर्थ ऑफ दिस प्लेट्यू इज द छत्तीसगढ़ प्लेन। इस प्लेट्यू के नॉर्थ साइड आपको छत्तीसगढ़ का समतल भूमि मिलेगी, प्लेन मिलेगा, और साउथ में गोदावरी प्लेन मिलेगा। गोदावरी एक नदी है, जानते हो। द रिवर इंद्रावती विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। और इस बस्तर में पूर्व से पश्चिम की तरफ इंद्रावती एक रिवर बहती है, ठीक है। ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, इसको अगर देखोगे तो इसमें तुमको इंद्रावती मिलेगी, इंद्रावती नदी। अ नंबर ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज लिव इन बस्तर सच एज मारिया, मूरिया, गौंड्स, ध्रुवाज, भराज एंड हलवाज। यहाँ पर बहुत सारी कम्युनिटी रहती है, वो अपने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। They speak different languages but share common customs and belief. ये अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, ये लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन इनके कस्टम्स और बिलीफ एक थे। मतलब इनके जो काम करने के तरीके थे, या फिर समझ लीजिए पूजा करने का जो तरीका था, जिस गॉड को ये मानते थे, वो लगभग कॉमन था, लेकिन बस इनकी लैंग्वेज डिफरेंट थी। The people of Bastar believed that each village was given its land by the earth, and in return they look after the earth by making some offerings at each agricultural festival. इन लोगों का मानना था कि अर्थ ने इनको क्या दिया है, इनको जमीन दिया है रहने के लिए, और ये क्या करते थे, ये कुछ ऑफरिंग्स अर्थ को देते थे जब भी कोई एग्रीकल्चर फेस्टिवल वगैरह होता था अपनी तरफ से। मतलब कि ये अपना जो ऋण था, जो कर्ज था, उसको उतारते थे। इन लोग का मानना था कि अर्थ ने हमें रहने के लिए एक लैंड दी है, ठीक है, तो वहां पर हम अच्छे से रहते हैं, अपना काम काज करते हैं। तो जब भी कोई एग्रीकल्चरल फेस्टिवल आता था, तो ये कुछ ना कुछ क्या करते थे, ऑफरिंग्स देते थे, कुछ ना कुछ अपना दान पुण्य करते थे। In addition
to the earth, they show respect to the spirits of the river, the forest and the mountain. ठीक है, अर्थ के साथ साथ अर्थ की इज्जत करते ही करते थे, अर्थ को अपना भगवान मानते ही थे। उसके अलावा रिवर्स की भी ये सब पूजा करते थे, रिवर्स की, फॉरेस्ट की, माउंटेन की, इन सबको अपना भगवान मानते थे। ठीक है, इनकी ये लोग आराधना अर्चना करते थे। सिंस ईच विलेज नोज वेयर इट्स बाउंड्रीज लाई, द लोकल पीपल लुक आफ्टर ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज विद इन दैट बाउंड्री। कह रहे हैं वहां के जो विलेजर्स थे वो जानते थे कि हमारे गांव की बाउंड्री कहां तक है, तो जहां तक गांव की बाउंड्री थी वहां के जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं उनकी रक्षा करना उन विलेजर्स का काम था। ठीक है, तो अपनी अपनी बाउंड्री में रह करके वो लोग इन नेचुरल रिसोर्सेज की रक्षा करते थे। If people from a village want to take some wood from the forest of another village, they pay a small fee called devsari, dand or man in exchange. कह रहे हैं कि अगर विलेज ए चला जाता है विलेज बी के फॉरेस्ट से कुछ लेने, तो उसको क्या देना पड़ता था, कुछ पेमेंट करनी पड़ती थी, कुछ टैक्स देना पड़ता था। उसका नाम यहाँ पर रखें देवसरी, दंड या फिर मान। Some villagers also protect their forest by engaging watchmen and each household contributes some grain to pay them. ठीक है, तो कुछ विलेजर्स क्या किए, थोड़ा सा एडवांस हो रहे थे, तो वो क्या किए कि एक वॉचमैन रख दिए। जैसे आजकल बहुत सारी जो लगभग कुछ कहते हैं, जैसे दिल्ली बम्बई हुआ, जो बड़े हमारे सिटीज हैं, वहां के मोहल्ले में एक वॉचमैन रहता है, एक बिल्डिंग में एक वॉचमैन नीचे बैठे रहते हैं और वो उस बिल्डिंग को देख रेख करते रहते हैं कि कोई चोरी ना होने पाए। तो इस तरीके से, और उन वॉचमैन को क्या मिलता था, तो हर हाउस होल्ड जितने भी वहां पर रहने वाले लोग थे कुछ ग्रेन्स वगैरह उनको देते थे। एवरी ईयर देयर इज वन बिग हंट where the headman of village in Pargana cluster of village meet and discuss issues of concern including forest। मतलब कि एक तरीके का फेस्टिवल होता था, एक तरह का मीटअप, जैसे यूट्यूब कम्युनिटी में मीटअप होता है ना, तो उसी तरीके से यहाँ पर एक साल में एक बार जरूर एक मीटअप होता था, जहाँ पे अलग अलग विलेजेस के जो हेड थे वो आते थे और डिस्कस करते थे अपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, किस तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें बस्तर वाले लोग करते थे। ठीक भाई, फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आज का लास्ट होने वाला है, फियर ऑफ द पीपल, कि आखिर लोगों के अंदर डर क्या था। When the colonial government proposed to reserve 2/3 of the forest in 1905 and stop shifting cultivation, hunting and collection of forest produce, the people of Bastar were very worried. भाई colonial government ने 1905 में ये कहा कि आपके 2/3 फॉरेस्ट रिजर्व हो जाएंगे। रिजर्व का तुम्हें बताए थे कि वहां से कोई आम आदमी जाकर के वुड नहीं ले सकता है, कोई भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज नहीं ले सकता है। अगर वो स्टील किया तो उसको काफी पनिशमेंट मिलती थी। तो 1905 में इन्होंने क्या किया कि 2/3 फॉरेस्ट को क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया अपने लिए। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब कल तुम्हें समझाया था कि एक एरिया में, एक खेत में कोई फसल उगाई गई, उसके बाद जब उसको हार्वेस्ट कर लिया गया तो कुछ देर के लिए उसको हम क्या करते हैं, फ्री छोड़ देते हैं, जैसे वो अपने न्यूट्रिशन को वापस पा ले, और फिर कुछ दिन बाद दूसरी फसल उगाते हैं। मतलब फसल को चेंज करते रहते हैं और अपने लैंड को प्रॉपर टाइम देते हैं कि अपने न्यूट्रिशन को रिगेन कर ले। ठीक है, लेकिन इसको उन्होंने बंद करा दिया। इससे क्या उन्होंने कहा कि ये मतलब कि कॉमर्शियल नहीं है, यहाँ पर हम बड़े बड़े साल और टीक के प्लांट लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, जिससे अच्छे अच्छे वुड मिलेंगे और हम अपनी नाव बनाएंगे, स्लीपर्स बनाएंगे, ये सब काम करेंगे। और हंटिंग को बंद करा दिया, हंटिंग को अपने अंडर ले लिया और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने से मना कर दिया। तो इसलिए पीपल ऑफ बस्तर के लोग क्या हुए, वरीड हो गए, क्योंकि वो कहां से अपना कामकाज चलाएंगे। Some villages were allowed to stay on in the reserved forest on the condition that they worked free for the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires. कुछ विलेजर्स को इस शर्त पे उस रिजर्व फॉरेस्ट में रखा गया कि आप फ्री काम करेंगे, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, आप फ्री काम करेंगे
और यहाँ के जो भी काम है, ट्रीज को कट करना, उनको प्रोटेक्ट करना फायर से, तो ये सब काम आप करेंगे विदाउट एनी मनी। सब्सिक्वेंटली दिस केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस। इनको फॉरेस्ट विलेजेस के नाम से जाना जाने लगा। ऐसे विलेजर्स जो कि इस शर्त पे तैयार हुए थे कि उनको कोई भी पेमेंट नहीं होगी ये सब काम करने के लिए। People of other villages were displaced without any notice or compensation. For long, villagers had been suffering from increased land rents and frequent demands for free labor and goods by colonial officials. और जो ये फ्रीली काम करने से मना किए, वो कहे कि नहीं पेमेंट मिलेगी तभी हम काम करेंगे, तो उनको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया गया कि आप यहाँ से निकल लीजिए विदाउट एनी नोटिस या फिर कंपेंसेशन, कि आपका घर आपसे छीना जा रहा है तो कुछ आपको पैसे दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। उनको वहां से शिफ्ट कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, और फिर जहां पे लोग गए वहां का रेंट काफी हाई हुआ। ठीक है, इससे इन्होंने काफी सफर किया, काफी इन्होंने दिक्कतें झेली। देन केम द टेरिबल फैमाइन्स इन 1899, 1900 एंड अगेन इन 1907, 1908। रिजर्वेशन प्रूव्ड टू बी द लास्ट स्ट्रॉ। ठीक है, तो क्या हुआ कि यहां पर फेमाइन आ गई 1899। फेमाइन मतलब भूखमरी, भूख से लोग मरने लग गए। रिजर्वेशन प्रूव टू बी द लास्ट स्ट्रॉ। जो रिजर्वेशन ये रिजर्व फॉरेस्ट का वो किया गया था, ये बहुत ही गंदा साबित हो रहा था, लोगों की जाने लगी। People began to gather and discuss these issues in their village council, in bazaars and at festival or wherever the headman and priest of several villages were assembled. जब भी यहाँ के बस्तर के लोग मिलते, कभी किसी बाजार में, कभी किसी सभा में, तो ये अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे थे, प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे कि यार ये जो फॉरेस्ट एक्ट आया है, जो भी ये ब्रिटिशर्स एक्ट बना रहे हैं, रिजर्व फॉरेस्ट को रिजर्व कर दे रहे हैं, इससे बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। द इनिशिएटिव वाज टेकन अप बाय द ध्रुवास ऑफ द कंगार फॉरेस्ट वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टूक प्लेस। Although there was no single leader, many people speak of Gundadhar from village Nethnar as an important figure in the movement. तो सबसे पहले जहां रिजर्वेशन हुआ था कंगार फॉरेस्ट में, तो वहां के ध्रुवास कम्युनिटी ने क्या किया, इनिशिएटिव लिया कि अब हम इस रिजर्वेशन के लिए कुछ करेंगे, इस रिजर्वेशन के खिलाफ कुछ करेंगे। Although there was no single leader, many people speak of गुंडाधर। ठीक है, वहां पर कोई स्पेसिफिक लीडर देखने को नहीं मिला, लेकिन लोग कहते हैं कि इस काम को करने में वहां का एक लीडर था जिसका नाम था गुंडाधर, फ्रॉम विलेज नेथनार। ठीक है, नेथनार में रहता था गुंडाधर, जिन्होंने इसके खिलाफ काम किया था। इन 1910 मैंगो बॉच अ लंप ऑफ अर्थ, चिलीज एंड एरोज बिगेन सर्कुलेटिंग बिटवीन विलेजेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर विद्रोह का काम होना शुरू हुआ। ये लोग चिलीज इकट्ठा करने लग गए। लंप ऑफ अर्थ मतलब अर्थ को मतलब मिट्टी को मिट्टी को अच्छे तरीके से उसमें मतलब पानी वगैरह डाल करके उसको अच्छे से सुखा ले रहे थे, तो उससे क्या वो एक अच्छा खासा गोला बन जा रहा था, जिसको अगर किसी पर हिट करेंगे तो वो उसको चोट लग जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने, भाई उस समय हथियार उतने थे नहीं इंडियंस के पास, तो इन्होंने बस यही एरोज को, चिलीज को, मिर्ची किसी की आंख में डाल दो तो वैसे ही खत्म हो जाएगा दर्द के मारे। तो ये सब चीजें विलेज में सर्कुलेट होना शुरू हुई कि हमें अब विद्रोह करना है। These were actually messages inviting villagers to rebel against the British. Every village contributed something to the rebellion expenses. ठीक है, तो रिबेलियन की जो एक्सपेंसेस था, जो उनका खर्चा था, उसमें हर विलेजर्स ने कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट किया। बाजार्स वर लूटेड टू द हाउस ऑफ ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स। Schools and police station were burnt and robbed and grain redistributed. ठीक है, तो क्या हुआ, इन्होंने बाजार्स को लूटा। ठीक है, बाजार्स को लूट के क्या किया भाई, बाजार्स को लूट करके इनके पास पैसे आएंगे और पैसे से ही तो ये रिबेलियन करेंगे, विद्रोह करेंगे। तो बाजार को लूटा गया, ट्रेडर्स, हाउसेज ऑफ ऑफिशियल्स, जो ऑफिसर्स थे, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, इनके हाउस को भी लूटा गया। पुलिस स्टेशन
को जला दिया गया, वहां भी चोरी हुई। तो इस तरीके से बहुत विद्रोह की आग शुरू हो गई, विद्रोह शुरू हो गया। most of those who were attacked were in some way associated with the colonial state and its oppressive laws। ठीक है, तो ये जितने भी जहां भी लूट वगैरह की गई, ये लगभग देखा गया तो ब्रिटिशर्स से कुछ न कुछ किसी न किसी हद से जुड़े हुए थे। विलियम वार्ड, a missionary who observed the events, wrote, from all direction came streaming into Jagdalpur police merchants, फॉरेस्ट पियंस, स्कूल मास्टर्स एंड इमिग्रेंट्स। तो यहाँ के विलियम वार्ड कह रहे हैं कि सब तरफ से ये जो ये थे रिबेलियन थे, जो विद्रोह करने आए थे, ये सब तरफ से आ रहे थे। ठीक है, केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदालपुर पुलिस मर्चेंट्स, फॉरेस्ट पियंस, स्कूल मास्टर एंड इमिग्रेंट्स। ठीक है, ये सब तरफ से आ रहे थे, लूट मचा रहे थे, लोगों को मार रहे थे। और जितने भी पुलिस मर्चेंट थे, फॉरेस्ट पियंस थे, स्कूल मास्टर, इमिग्रेंट्स, ये आकर के यहाँ पर शरण ले रहे थे, यहाँ से भाग रहे थे, क्योंकि इन पर क्या हो रहा था, हमला हो रहा था। The British sent troops to suppress the rebellion. The Adivasi leaders tried to negotiate, but the British surrounded their camps and fired upon them. ब्रिटिश ने क्या किया, ट्रूप्स को भेजा कि जाकर के इन जो विद्रोही हैं इनको शांत कराओ, सप्रेस कराओ। द आदिवासी लीडर्स ट्राइड टू नेगोशिएट बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम। तो आदिवासी जो लीडर्स थे उन्होंने ब्रिटिश से, भाई ब्रिटिश भी अपने उसमें आ गई, मूड में आ गई, और उन्होंने कहा जितने इनके कैंप हैं सबको जला दिया जाए। ठीक है, तो आदिवासी लीडर उनसे नेगोशिएट किए कि ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, चोरी भले कर लिए हैं, लूट भले मचा लिए, लेकिन बहुत अच्छे हैं। लेकिन ब्रिटिश ने नहीं माना और उनके कैंप को सराउंड करके जला दिया। आफ्टर दैट दे मार्च थ्रू द विलेज फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग दोज हु हैड टेकन पार्ट ऑफ द रिबेलियन। फिर वो हर गांव जा रहे थे और जो भी रिबेलियन में पार्ट लिया था उनको अच्छी तरीके से पनिश कर रहे थे, कॉन्टिन्यूसली पनिशमेंट उनको मिल रही थी। मोस्ट विलेजेस वर डिसर्टेड एंड एज पीपल फ्लेड इनटू द जंगल्स इट टूक 3 months February to May फॉर द ब्रिटिश टू रिगेन कंट्रोल। और वो कुछ लोग जंगल में भी पहुंच गए थे, विद्रोह करते करते जंगल में भी पहुंच गए थे, रिजर्व फॉरेस्ट में पहुंच गए थे, इसलिए ब्रिटिश को लगभग 3 महीने लगे वापस से अपना कंट्रोल पाने में। However, they never managed to capture Gundadhar in a major victory for the rebels. Work on reservation was temporarily suspended and the area to be reserved was reduced to roughly half of that planned before. तो इन्होंने इतना काम तो किया, ब्रिटिशर्स ने लगभग 3 महीने लगा दिए अपना कंट्रोल वापस पाने के लिए, लेकिन गुंडाधर जो आदमी था उसको ये लोग पकड़ नहीं पाए। और इन रिबल्स की, इन विद्रोही की एक बहुत बड़ी जीत थी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट का वन थर्ड रिजर्व होने चल रहा था 1905 में, वो 1910 के पहले जो भी मतलब ये रूल्स वगैरह आए हुए थे कि हम क्या करेंगे कि 1/3 फॉरेस्ट को रिजर्व कर देंगे, यहां पर कोई पर्सन आ नहीं सकेगा, तो वो रफली हाफ फिगर तक आ गया। ठीक है, तो ये थी उनकी जीत। The story of the forest and people of Bastar does not end there. After independence, the same practice of keeping people out of the forest and reserving them for industrial use continued. कह रहे हैं बस्तर के लोगों की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। आज़ादी के बाद भी इन पीपल्स को फॉरेस्ट से दूर रखा गया और उनको किसके लिए रिजर्व रखा गया, इंडस्ट्रियल यूज के लिए रखा गया। और वह जैसा अंग्रेजों के जमाने में चल रहा था वैसा ही चल रहा था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। In the 1970s, the World Bank proposed that 4,600 hectares of natural salt forest should be replaced by tropical pine to provide pulp for the paper industry. ठीक है, 1970s में वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज किया कि लगभग 4,600 हेक्टेयर्स जो जहां पर साल का फॉरेस्ट है, साल ट्री लगे हुए हैं, उसको रिप्लेस किया जाएगा ट्रॉपिकल पाइन से। और ट्रॉपिकल पाइन जो होता है, ये जो प्लांट होता है, ट्रीज होता है, इससे क्या निकलता है, पेपर निकलता है, पल्प ऑफ पेपर, जिससे कॉपी किताबें बनाई जाती हैं। It was only after protest by local environmentalists that the project was stopped.
It was only after protest by local environmentalist that the project was stopped. तो वहाँ के जो लोकल इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने इसके लिए क्या किया, प्रोटेस्ट किया कि ऐसा नहीं होगा, यहाँ के साल फॉरेस्ट नहीं जाएंगे, तो ये प्रोजेक्ट जो हुआ वो स्टॉप कर दिया गया. Let us now go to another part of Asia, Indonesia and see what was happening there over the same period. अब हम लोग बढ़ेंगे कि इस टाइम पीरियड में जब यहाँ पर इस तरीके की तबाही मची हुई थी, इस तरीके का विद्रोह चल रहा था, तो एशिया के अदर पार्ट में, इंडोनेशिया में क्या हो रहा था उस समय, ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. तो इस तरीके से आज जितना भी चीज़ें हमने डिस्कस किया है उसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना. प्लस ये जितने भी बॉक्स वगैरह दिए हैं, सोर्स एफ, सोर्स ई, और ये फिगर दिया हुआ है, फिगर 20 दिया हुआ है, इसको एक बार रीडिंग कर लेना. ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने जो अपना थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का है वो डिस्कस कर लिया. अब लास्ट टॉपिक बचेगा फोर्थ, वो हम लोग फोर्थ वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज का तुम्हारा काम रहेगा इसकी रीडिंग कर लेना, अच्छी समझ बना लेना इन टॉपिक्स की. प्लस तुम्हारा काम रहेगा एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल वाला जो अपना दूसरी एक्सरसाइज है उसके आधे क्वेश्चन. ठीक है, अगर कुल मिलाकर 6-7 क्वेश्चन हैं तो जितने भी हैं उसका हाफ पार्ट आज कर लेना और हाफ पार्ट कल. ठीक है, तो इतना तुम्हारा काम रहेगा और बाकी एंजॉय करो. सो आज के लिए अपने इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. ओके.